अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है फ़खर यूसुफ़ज़ई ने। आप सब फ़खर को जानते हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसको हम देखते रहते हैं, बल्कि हम जाते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me after a very long time. बिल्कुल जी, हम तो बुलाते ही रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप मसरूफ़ लोग हैं। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हुँ, हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और जो कुछ यहाँ के हालात चल रहे हैं। हुँ, सबसे पहले एक बार फिर हमने देखा दिन में कि सुबह के टाइम पे न्यूज़ चल रही थी कि ज़मान पार्क पे फिर रश था और इस बार जो है वो फिर खान साहब को अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस टीम आई थी और फिर चली गई। वो बात क्या थी? अ, खान साहब के साथ ना असल में वो बचपन में हम खेलते थे ना आँख मचोली, अब तो बच्चे हुँ। नहीं खेलते, हाइड एंड सीक वाली गेम चल रही है। गिरफ्तार तो करना नहीं है, ये तो बिल्कुल तकरीबन में कभी एफआईआर हो जाएगी 1 सेकंड पेशावर में। फ़गर आपका फ्रेम रुका था, सॉरी आप दोबारा अगर रिपीट करेंगे आप क्या कह रहे थे? क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज़ हो गया था। जी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना, बस ये हाइड एंड सीक वाली जो गेम है, ये चल रही है। कभी क्वेटा में पर्चा हो जाता है उनके खिलाफ, कभी पेशावर में उनके खिलाफ पर्चा हो जाता है, कभी लाहौर में हो जाता है, कभी कहीं और हो जाता है। असल में पीडीएम भी काफ़ी फँसी हुई है खुद, क्योंकि हुकूमत में आने से पहले कुछ और कहते थे और अब वो फँसे हुए हैं। तो उनको भी समझ नहीं आ रही और फ्रस्ट्रेशन एक नज़र आ रही है, मैं ये कहूँगा। मैं ये नहीं कहता इमरान खान साहब बहुत अच्छे थे या इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया, बिल्कुल ऐसा नहीं था। उन्होंने गंद किया, ये आए इन्होंने उससे बड़ा गंद कर दिया। अब इनके पास समझ इनको नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें? ये एक इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं कि अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है, मतलब आम लोगों के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। तो जहाँ तक बात है क्वेटा पुलिस मेरे ख़्याल पहुँची होगी कि नहीं पहुँची होगी पता नहीं, बाय रोड आए थे, बाय ट्रेन आए थे, क्योंकि पुलिस वालों के पास तो अक्सर पैसे-वैसे भी इतने नहीं होते। या बाहर हो सकते आए हों, क्योंकि पर्चा कुछ इस किस्म का हुँ। हुआ था कि बड़ा लग रहा था कि बड़ा क्विक एक्शन होना है। लेकिन उससे पहले वो शायद रास्ते में होंगे कि वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो क्वेटा में है, उसने उसको नल एंड वाइट किया, उसको सस्पेंड कर दिया कि आप ये गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। बाकी वो तो शकाना-मोशकाना के केसेज़ है या फिर बाकी जो इधर-उधर केसेज़ हैं, तो उसके हवाले से तो बड़ी उम्मीदें हैं पीडीएम को वैसे, बाय द वे। लेकिन कुछ ऐसा दमख़म नहीं है और कोशिश वो कर रहे हैं, आपको पता है वो कभी-कभार वो मुनीर साहब को आसिम मुनीर साहब की मैं बात करूँ, मैं कोई और मुनीर साहब की बात नहीं कर रहा, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं। तो उनको भी बुलाते रहते हैं, लेकिन वो भी सुनने में ये आ रहा है कि शायद ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब फुल ट्राई में है कि बाजवा साहब की तरह जो है उनका हाथ थामा जाए और उनकी जो नाव है उसको पार करवाया जाए, यानी उनको दोबारा से पीएम ऑफिस में आके बिठाया जाए, या कम से कम इतना हो कि उनको रिलीफ दिया जाए, कि ये गिरफ्तार करना है तो नहीं करना, ये होना है तो नहीं होना, ये सच्चा है तो ये झूठा है, ये इसकी बेटी है तो इसके इतने बेटे हैं। यानी हुँ। इस तरह की जो कहानियां चल रही हैं उससे खान साहब अपने आप को थोड़ा सा ना, मतलब महफूज साइड पे करवाना चाहते हैं। उसके लिए वो सारी कहानियां, आपको पता है कि वो जो भी हरबा वो उनके हाथ लगता है उसका वो इस्तेमाल करते हैं और बेदरग इस्तेमाल करते हैं। जो जज्बाती उनके सपोर्टर्स, मैं कहूँगा वोटर्स नहीं, सपोर्टर्स जो हैं वो समझते हैं कि खान साहब बहुत बड़े कोई मसीहा हैं और अगर उनको रहने दिया जाता तो शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरह तेजी से तरक्की कर रहा होता, या फिर कोई डेनमार्क और या जर्मनी या फिर बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमीज बड़ी स्ट्रांग है उनकी तरह शायद तेजी के साथ तरक्की करता। लेकिन ये बिल्कुल खाम ख्याली है। इमरान खान साहब को मैं कहता हूं कि उनको हुकूमत से निकाल के ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है और इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान जिनका हुआ है वो अभी जो बैठे हुए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। इसलिए आप उनको देखती रहती हैं, बिल्कुल सही। मरियम नवाज जी। साहिबा को, वो भरपूर कोशिश कर रही है कि उनका नैरेटिव किसी तरीके से थोड़ा सा वो उसकी मार्केटिंग करना चाहती है, लेकिन नैरेटिव, उनका जो नैरेटिव है वो मुकम्मल लेटा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो उठने वाली चीज है, इसलिए वो कभी इलेक्शन कहते हैं कि यार ना करवाओ, कभी कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, फला ढिमका है।
उस मतलब सूरत में वो क्योंकि बचना चाहते हैं इन चीज़ों से। तो इस वक़्त भी खान साहब को अगर जिस तरह की रिलीफ़ शरीफ़ आपको पता है मिलते रहते हैं, हम ख़ैर उनका फिर ज़िक्र नहीं कर सकते, वो नाराज़ होते हैं, नाराज़ क्या वो डायरेक्ट जो है वो मतलब कहते हैं बुला लेते हैं ना। तो इस वजह से वो लोग और या कुछ और लोग उनको अभी भी मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक वो महफ़ूज़ हैं, ऐसा नहीं महफ़ूज़ हाथों में है। लेकिन जब थोड़ा-सा उनको लगता है कि अब खतरा बढ़ रहा है, तो फिर आपको पता है कि वो फिर बैठ जाते हैं और वो 2 फ्लैग्स लगाए होते हैं लेफ्ट राइट पे और फिर वो कहते हैं जी कौम से खिताब कर रहे हैं। हालाँकि शहबाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर वो इतने खिताबात नहीं करते जितने कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर होके बिल्कुल, खिताब करते हैं। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब को न्यूज़ में रहना भी आता है और उनकी सोशल मीडिया टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बिल्कुल, उस लिहाज से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती हैं और यही वजह है कि यस, इमरान खान साहब हर वक़्त खबरों में रहते हैं और ज़रा-सी भी कोई न्यूज़ उनकी चलती है और ऐसा लगता है कि वाक़ई में अरेस्ट हो जाएँगे, तो ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया का ही मीडिया जो है, वो एकदम एक्टिव हो जाता है और इमरान खान की न्यूज़ दिखाना शुरू कर देते हैं और वो भी हमने देखा है। लेकिन फ़गर अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें कि अभी रिसेंटली ये बात जो है कहा ये गया कि जी हाई अलर्ट पे रख दिया गया है क्योंकि टीटीपी की तरफ से धमकियाँ हाँ, आ रही हैं और केपी के और आस-पास के इलाके जिसमें इस्लामाबाद भी आता है, हम हुँ। ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो कहाँ तक ये बात सही लग रही है और कहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये आखिर इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे और इस तरह के बार-बार जो है वो हाई अलर्ट्स देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को? देखिए जो आप बात कर रही हैं, जो थ्रेट अलर्ट्स जारी होते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन हम देखते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन ज़्यादा हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में आईजी ऑफ़िस करता है या फिर जो वहाँ पे हमारी एजेंसीज़ ऑपरेट करती हैं, वो कर लेती हैं। उनको बता देती है कि यार इस तरह का कोई ख़तरा हम भांप चुके हैं, तो हुँ। शायद हो सकता है बलूचिस्तान के हवाले से इस तरह की चीज़ें आती हैं। बट द थिंग इज़ अगर हम बात कर लीजिए कंट्रोल तो ये इतना ईज़ी नहीं है। मतलब बात करना और है लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन हुँ। काफ़ी मुख्तलिफ है या मुख्तलिफ होती है। उसको करने के लिए बहुत सारा वक़्त भी चाहिए, बहुत सारी मेहनत भी चाहिए और एक दफ़ा फिर मेरे ख़्याल में ऐसा लगता है कि फिर से जिसे कहते हैं ना ज़ीरो से जब आप स्टार्ट लेते हैं, तो वो वाली सिचुएशन इस वक़्त है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो पहले शायद इतने नहीं थे क्योंकि अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी चेंज की हुई है आरज़ू आपको हुँ। पता होगा कि फिलहाल अभी यानी पिछले जब से उन्होंने हमले तेज़ किए हुए 1 साल हो गया, उसमें उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, वो कहते हैं कि हम आम पाकिस्तानियों को हिट नहीं करते, हम उनको टारगेट नहीं करते और आपने देखा होगा पिछले 6-7 महीने या 8 महीने में कोई भी एक हुँ। ऐसा हमला नहीं हुआ, जो आम ये मार्केट में वैसे तो फौज पुलिस के लोग भी हमारे हुँ। इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं बेचारे मतलब किसी का भाई, किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा। बट द थिंग इज़ क्योंकि वो यूनिफ़ॉर्म में होते हैं तो उनके खिलाफ वो कहते हैं कि जी हमारी जंग है और हम इसको आगे लेके जाएँगे जितना वो कर सकते हैं। उसके साथ वो अपने मीडिया का इस्तेमाल बहुत स्मार्टली करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ अगर वो करते हैं या उन्होंने की हो तो उसको वो प्रॉपर तरीके से ना मीडिया में नहीं ले आ पाते। उनके प्रेस रिलीज़ेज़, उनके वीडियोज़, उनकी सारी चीज़ें मैं ये तो नहीं कहता कि नेशनल मीडिया पे उनकी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, लेकिन जो बाकी उनके जो प्रेस रिलीज़ेज़ होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे हमारे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के जो लोग हैं मतलब जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम लोगों के पास जब उनकी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो लाज़मी-सी बात है हम लगा लेते हैं। ये एक जर्नलिस्ट का जो काम होता है कि हाँ यार, इस तरह की वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये बड़ा स्मार्टली वो गेम खेल रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारी फोर्सेस हैं मैं ये नहीं कहता कि वो कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं हुँ। है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, स्ट्रैटेजी कोई नहीं है उनके पास। कुछ 1-2 ऑपरेशंस अभी इन्होंने अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में किए हैं। सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए थे, नो डाउट अबाउट इट। वज़ीरिस्तान वगैरह में भी कर जाते हैं, लेकिन इंटेंसिटी उस तरह की नहीं है जो हमने पहले जो ज़रब-ए-अज़ब वगैरह और या इस तरह के ऑपरेशंस हुँ। हमने देखे हुए थे, उस तरीके से नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। जब इनको कोई इत्तला होती है, तो वो उसके ऊपर मतलब वहाँ पे ऑपरेट करते हैं और वहाँ पे फिर लाज़मी सी बात है वो कैजुअल्टीज़ इनको भी उठानी पड़ती है और जो अपोज़िशन है, उनको भी नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन इस वक़्त एक हमारे पास उस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं है, जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल बड़ा इफ़ेक्टिव था उनके खिलाफ आज से 8-10 साल पहले, वो नहीं है फिलहाल।
क्योंकि आपने उनके पीछे अगर जाते हैं तो वो फिर फोर्सेस का नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि एक ऐसे मुश्किल इलाके हैं वहां पर कि वहां पे अगर फोर्सेस जाती है वो तो पहले से बैठे होते हैं, हम्म। तो वो फिर नुकसान ज्यादा दे रहे होते हैं। तो ये भी एक रीजन है। फिर आपको पता है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उसका इम्पैक्ट, लोग कहते हैं ना जी फौज एक इदारा है जी, पुलिस अपनी एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहरहाल नजर आता है हमें। ये नहीं हो सकता कि हम कहने जी फौज के जवान जो है वो लड़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है या कराची में क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनके कोई जी। और चीजों की नहीं बात कर रहा। तो ये सारी चीजें इसके हवाले से वो भी यकीनन, या उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उस पे उसका इम्पैक्ट नजर आता है। और जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, पार्लियामेंट अगर डिसाइड करता है कि हमने ये चीज करनी है, तो उसमें आपको इफेक्टिवनेस और तरीके से नजर आती है। लेकिन अगर ऐसे हो जिस तरह अभी चल रहा है, किसी को नहीं पता कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा कल को कौन होगा, या होगा भी नहीं होगा, पीएम जो है शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल। होंगे कि नहीं होंगे, ये चीजें लेकिन अफरा तफरी अगर है, उसका नुकसान हो रहा है बहरहाल। मगर साथ-साथ फ़खर ये बात भी हमने देखी है कि अगर टीटीपी को अगर ये काबू करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कहा यही जी, जाता है कि वो तादाद में बहुत कम है, मगर न बिल्कुल। जाने किस बात का इंतजार किया जा रहा है। मगर अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस वक्त हालत देखें, आईएमएफ की तरफ से फंड इनको मिला नहीं है, जी, हालांकि कई कंडीशंस ये मान चुके हैं, और आज भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो पर यूनिट बिल है उसमें इन्होंने कहा है कि जी पैसे बढ़ा दिए हैं। तो ये किस तरह से आपको लग रहा है कि ये कैसे चलाएँगे और कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? असल में आरजू, आईएमएफ जो भी कहेगा वो ये पूरा कर लेंगे, लेकिन पूरा किसने करना है वो तो आपने, मैंने और हमारे जैसे जो आम पाकिस्तानी है उन्होंने पूरा करना है। वो उसके लिए तो ना इसहाक डार साहब को कुछ करना है, ना शहबाज शरीफ साहब को कुछ करना है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ना किसी और है। आपका फ्रेम रुका है। अ, ये मेरा ख्याल, पता नहीं मुझे कि ये फ्लिकर्स क्यों मार रहा है। आई आई डोंट नो दैट। अब ठीक है। जी, जी, अब ठीक है। जी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ है कि इसका असर जो है, वो इनमें से किसी को तो होना नहीं है, वो असर हम आम लोगों को होना है। जिसमें मैं, आप और हमारे जैसे जो 95% पाकिस्तानी हैं, उनको कॉस्ट बेयर करनी है, वो बिजली की सूरत में हो, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की सूरत में हो, हुँ। पेट्रोलियम हो, या खाने-पीने की चीज़ों की सूरत में हो। आईएमएफ ने तो वहाँ से बैठने, क्योंकि वो आपको कर्ज़ दे रहा है, लेकिन ये कर्ज़ इस दफ़ा मैं कहता हूँ शायद ये मुश्किल तरीन कर्जा है इस वक्त हमारी, मेरे ख्याल 75 साल जब से पाकिस्तान बना है, उस वक्त से लेके इस वक्त तक 2023 तक, मुझे लगता है जो अभी तक मैंने स्टडी किया या जो लोगों से सुना, इस तरह का तकलीफ दे कर्जा हमने शायद पहले कभी नहीं लिया। लेकिन अफसोस के साथ कि इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, आज भी हमारी वो रविश, हमारे बिहेवियर के अंदर इतनी सी हुँ। तब्दीली 1% की हम नहीं लेके आना चाहते हैं, ना हम उसके लिए तैयार हैं। इसीलिए आईएमएफ जो कुछ कर रहा है, और आईएमएफ जो मतलब डंडा लेके हमारे सर के ऊपर मार रहा है, उसकी मेन वजह ये है कि वो कहते हैं भाई हम आपको कहते हैं आप रिफॉर्म्स कर लें, आप नहीं करते। हुँ। हम आपको कहते हैं कि अपना टैक्स नेट बढ़ा दें, आप नहीं करते। आप जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं, अगर 2 मिलियन या 3 मिलियन लोग टैक्स देते हैं 25 करोड़ में से या 24 करोड़ में से, उन्हीं के ऊपर आप मजीद बर्डन डाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। गरीब की सूरत में कर रहा है, गरीब तो लाजमी सी हुँ। बात है, वो तो उसको अपनी रोटी की पड़ी हुई है, तो टैक्स क्या देगा। हुँ। लेकिन उसको महंगाई की सूरत में, इन्फ्लेशन की सूरत में उस चीजों को बेयर करना पड़ता है। अगर बिजली महंगी होती है तो क्या गरीब के बिल में इजाफा नहीं होता? हुँ। बेशक वो बिल्कुल। टैक्स देता है या नहीं हुँ। देता। लेकिन अमीर जो आदमी है, जो टैक्स भी नहीं देता और इस सारी प्रिविलेजेस को वो इंजॉय भी करता है, वो बैठा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस 23वें प्रोग्राम के बाद भी हमारी जो रविश है, जो हमारा बिहेवियर है, उसमें कोई तब्दीली इसलिए नजर तो नहीं जो आती चाइना की क्योंकि तरफ से जो फंड मिला इनको, थोड़ा बहुत जो मिला है 700 बिल्कुल, मिलियन डॉलर्स का, एग्जैक्टली। तो ये कहा जा रहा था कि चाइना ने जब नहीं दिए थे, यही कहा जाता था चाइना ने भी जो है वो कंडीशंस लगाई है कि जब तक हम्म, आईएमएफ नहीं देगा या ओके नहीं करेगा हम भी नहीं देंगे, लेकिन वहां से तो मिल गया इनको फंड। लेकिन उसके एग्जैक्टली। अलावा सब चुप बैठे हुए हैं। सऊदी अरब हो गया, बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें से कोई हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा हो। और आईएमएफ भी जो है वो बार-बार नई-नई कंडीशंस लगा रहा है। बेशक वो कंडीशंस सही हो, ये लोग यही डिज़र्व करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि मिलेगा भी लोन या बस ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन कौन सी सक्सेस स्टोरी है लोन्स की, जिन जिन कौमों ने लोन्स लेके और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, वो नहीं हुए कभी भी।
सिर्फ ये है कि फॉर द टाइम बीइंग जो हम जिसे कहते हैं वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, बल्कि मैं तो अब कहता हूँ शायद वेंटिलेटर भी हमारा वो उसमें भी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जो सिलेंडर लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी चले हम ये कह दें कि थोड़ी सी देर के लिए हमें सांस लेने का या फिर सांस आने का कोई मौका दिया जाएगा। यही है ना, 1-2 महीने की बात होगी, इसके अलावा तो नहीं है। जून में आपने पैसे देने, सितंबर में फिर आपने पैसे देने, फिर दिसंबर में आपने पैसे देने। तो इस 1.2 यानी 1.2 बिलियन डॉलर से क्या आपका हो जाना है? लेकिन ये जो जोर लगा रहे वो सिर्फ उसकी वजह ये है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो चाइना ने कमर्शियल जो लोन है 1.5 बिलियन डॉलर का, उसका भी उन्होंने मतलब इंडिकेट किया हुआ है कि भाई हम दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके पैसे बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको जो चार्ज करता है वो इतना ज्यादा है कि वो आईएमएफ से ज्यादा चीखें आपकी उससे फिर निकल जाती है। और बाकी बात बची जी सऊदी अरेबिया की या फिर यूएई की, उन्होंने हमारा टेका तो नहीं लेकर रखा हुआ कि वो जी हम कहेंगे जी हम उनके कोई मतलब बच्चे लगते हैं कि भाई वो कहेंगे अच्छा बेटा आ जाओ आपको हम बिल्कुल। मतलब ये ब्लैंक चेक दे देते हैं और आप जाके अपनी मतलब अल्ले तलल्लो में इस्तेमाल कर लो। देखें उन्होंने हमें हेल्प बहरहाल की है, यूएस ने हमें हेल्प की आरजू, इसमें कोई शक नहीं है। हम जितनी मर्जी गालियां देते हैं, उन्होंने हमें हेल्प हर तरह की है, हर तरह की हेल्प की है। हम निकम्मे थे, उनका कसूर नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हमें, मैं कहता हूं, हर तरह की हेल्प की है। जो मतलब क्रूड ऑयल फ्री का देना हो, उधार पे देना हो, सब कुछ किया उन लोगों ने। यार बिल्कुल। हमने अगर उस मौक़ों से फायदा नहीं उठाया तो इसमें क्या मोहम्मद बिन सलमान या उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर का कसूर तो नहीं है ना, ये हमारा कसूर है। लेकिन आगे फ़खर आपको क्या लग रहा है कि ये इसी तरीके से चलते रहेंगे, या जो बहुत से लोग हमारे हाँ। बहुत से कोलीग्स और साथी जो हैं मीडिया में, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी ये कोई लगा देंगे हाँ जी। और उसके बाद जो है फिर जो गवर्नमेंट आएगी और वही कुछ चलाएगी, और इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कोई क्लैरिटी नहीं है इलेक्शन के हवाले से। अभी की जो रिपोर्ट आई है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बाकायदा मीटिंग में कहा है, जो फ्राइडे को मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को ये बोला है कि भई सिक्योरिटी थ्रेट है और इस वक़्त इलेक्शन मुमकिन नहीं है। हालाँकि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि 2008 में जो हमारी हालत थी कि एक-एक दिन में 5 से 7 बड़े हमले हुआ करते थे डेली बेसिस पे। 2013 में जो कुछ था, आपको हारून बिलोर साहब की शहादत याद होगी, 2008 में हमें बशीर बिलोर साहब की शहादत याद है। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में रईसानी साहब की जो हमला हुआ था मस्तूम में, वो हमें याद है 13 वाले इलेक्शन से पहले। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हमें पता है। द थिंग इज़ कि अगर ये वाली बात थी तो फिर वो वाले इलेक्शन कैसे हुए थे? सवात के अंदर तकरीबन टीटीपी पूरी बैठी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह ऑपरेट करती थी। मतलब ऐसे हालात तो नहीं थे कि बड़ी आइडियल सिचुएशन में वो दोनों इलेक्शंस हुए थे। इंतहा के बुरे हालात में इलेक्शन हुए थे। हाँ, 2018 का मैं कह सकता हूँ कि 2018 में हालात मैं सिक्योरिटी के हवाले से कह रहा हूँ, ठीक थे, बल्कि काफ़ी बेहतर हालात थे। हाँ, उसमें जो बाकी 2 नंबरियाँ की गई वो अलग तरह से है, लेकिन उसमें किसी का कसूर नहीं है, वो जो करते हैं वो उनका मसला है। तो इलेक्शन तो इस वक़्त मातुल-इम्कान कोशिश यही है आरज़ू कि इलेक्शन ना हो। ना प्रोविंसेस में बिल्कुल। हो, ना फेडरल में हो। और उसकी वजह ये है कि एक तो पीडीएम, मैंने आपको जिस तरीके से कहा कि वो बुकलाए हुए हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन से वो लोग गुज़रे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पे बैक करना है, यानी जिसके ऊपर जिन्होंने कॉस्ट पे करनी है, वो है जी आपकी मुस्लिम लीग, पीएमएलएन। ठीक है? अब वो इस वजह से पीछे-पीछे मतलब भाग रहे हैं कि यार इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके कुछ मतलब लोग भी ये बता रहे हैं कि जून तक ये जो इकोनॉमी के हालात है ये थोड़े से संभल जाएंगे। यानी हमारे पास जो पैसा-वैसा है मुख्तलिफ कंट्री से ये आ जाएगा, तो हम आवाम को थोड़ी बहुत रिलीफ दे देंगे, तो फिर सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, तो शायद थोड़ा-सा लोग फिर कहेंगे हाँ यार, इन लोगों ने कुछ कंट्रोल किया। सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है, और इमरान खान साहब जो जोर लगा रहे हैं वो इसलिए भी लगा रहे हैं कि उसको पता है कि इस वक्त उनका जो लाजमी सी बात है, उनका ग्राफ ऊपर है। बेशक वो बिल्कुल। एक डरपोक आदमी, मैं इसलिए कहता हूं कि ग्राफ ऊपर होने के बावजूद वो इनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि वो अपोजिशन में बैठा हुआ इस वक्त वो पीक पे है, ठीक है, उसके बावजूद वो अजीब अजीब किस्म की बातें और फजूल फजूल किस्म की बातें, और मतलब वो करे, जो लीडर होता है पॉलिटिकल लीडर, उस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी इमरान खान साहब का नहीं है। तो इलेक्शन इस वक्त जिसे कहते हैं गू मगू का शिकार है।
किसी को कोई पता नहीं। अब हम्म। सिक्योरिटी एजेंसीज कौन है जी? आईएसआई ने कहा, आईबी ने कहा, इस तरह के इदारों ने कहा कि भाई तो हालात इस सब बार जान भी, लो। मगर इस बार भी आपको लग रहा है कि इलेक्शंस अगर होंगे तो जाहिर है वो फौज के अंडर होंगे, और फौज के अंडर होते हैं तो फिर जिस तरह के इलेक्शंस होते हैं सभी हम्म। जानते हैं। या आप समझ रहे हैं कि नहीं, इस बार आर्मी जो है या जो एजेंसीज हैं वो अलग रहेंगी और एक इंडिपेंडेंट तरीके से वोटिंग हो पाएगी? देखिए, कहने की हद तक तो हम ये बात सुनते हैं। अभी जो जनरल साहब हमारे हैं, जनरल आसिम साहब, हम्म। आर्मी के चीफ जो हैं, वो ये कहते हैं कि जी सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो हम्म। बात मतलब कहना और करना, ये फ़र्क चीज़ें हैं, ठीक है? अब उनके हाथ में इख्तियार, मैं इसलिए कहता हूँ, अब हम कह दें और हम्म। कुछ ना करें तो चले, हमारे पास उस तरह की अथॉरिटी नहीं है जो जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है या फिर बाकी किसी के पास है। तो अगर वो ये कहते हैं और वो चीज़ नज़र नहीं आती, तो कहने की हद तक तो हमने मुशर्रफ साहब को भी सुना था कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, हालाँकि 9 साल उन्होंने गुज़ारे और बड़ी मुश्किल से वहाँ से उनको निकाला गया था। तो ये है कि अभी ये वाले जो जनरल साहब हैं, मेरे ख्याल हालात इनको ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। ये ठीक। बिल्कुल, अगर कोई ये इसके हम्म। समझता है कि यार उनको हालात का नहीं पता, तो हालात उनको बहुत क्लियरली पता है, हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। इतनी सारी हम्म। एजेंसीज़ उनके अंडर काम करती हैं और एक-एक चीज़ की रिपोर्ट उनको मिल रही होती है डेली बेसिस पे, हर शहर की, हर कोने की, हर जगह की, ठीक है? इंटरनेशनली भी हालात वो देख रहे हैं कि यार हमारी क्या हालत है, इकोनॉमी की, सिक्योरिटी की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। तो ऐसी सूरत में मैं भी मतलब 1% मैं कहता हूँ, मैं कोई हम्म। जनरल आसिम साहब के साथ मेरा ना तो कोई ताल्लुक है, ना कोई मुलाकात है। लेकिन वो कहते हैं हम सुनते हैं, आप भी सुनती हैं, हमारे हम्म। जैसे और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो मतलब सुनते हैं। लेकिन अगर हम्म। वाक़ई ऐसा कर लें, फ़ौज बिल्कुल सिक्योरिटी दे, यार वो कहीं पे भी होती है, फ़ौज सिक्योरिटी देती है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं और अगर वो उन्होंने नहीं की और इलेक्शन हो जाता है, तो मेरे ख़्याल में 1970 के बाद शायद ये हमारी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि इस किस्म की सिचुएशन हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यार अवाम जिसको चाहती है, वो बेशक घोड़ा है, गधा है, जो भी है, जिसको भी वो इलेक्ट करना चाहती है वो उसको करवाए, लेकिन अवाम करवाए, कोई और ना हम्म। करवाए। जिस तरह 2018 में हमने देखा कि मतलब दुख होता है उस चीज का कि यार अवाम हाँ। का पैसा, अवाम का टाइम और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा, यानी आज जो हम बात कर रहे हैं और जो हम नाक रगड़ रहे हैं आईएमएफ के सामने, इसमें उन चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये कोई ऐसी बिल्कुल। नहीं है कि मतलब खुद ब खुद ही कोई यूं हुआ और बस ये सारी चीजें जो है सिचुएशन क्रिएट हो गई, ऐसा नहीं था। इसके पीछे वो सारी चीजें जो 2016 में होता रहा, 2014 में जो पाशा साहब के ज़ेर निगरानी जो बिल्कुल। हम्म। एजेंडा चलता रहा है, धरना प्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें, यार मसला ये अफसोस के साथ कि आज भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज आज भी 2023 में भी वो नहीं बैठते। और वो भी मैं कहता हूं कि ये नूरा कुश्ती इनकी चलती रहती है। उनको भी ये लगता है कि यार अगर ये सपोर्ट करेंगे तो हम कम से कम 5 साल, 3 साल या 2 साल प्राइम मिनिस्टरशिप में हाँ। आ जाएंगे। बिलावल को भी यही लगता है, हमें बड़ी उम्मीदें थी उनसे हाँ। एज ए यंग लीडर, लेकिन उनका भी यही लगता है कि वो भी कोशिश करते हैं कि हाँ यार इनका हाथ सर के ऊपर होगा तो प्राइम हाँ। मिनिस्टर बन जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बन सकता। तो ये इस मतलब चीज से पता नहीं हम कब निकलेंगे। और अगर बिल्कुल। नहीं निकलते हम्म। आरजू, तो हमारी हालत, मैं आपको बता दूं कि हमारी हालत नहीं बदलेगी, बिलीव मी, हाँ। बदतर होती जाएगी। और यही जिस तरीके से मतलब हम अफगानिस्तान की मिसालें देते थे, आज एक, आई एम सॉरी बात मेरी लंबी हो गई, मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट शाया हुई है हम्म। और फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने, एपी ने उसके ऊपर स्टोरी की। उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान ने, यानी जो ये वाली हुकूमत है, 1.5 बिलियन डॉलर की कलेक्शन की है। हम्म। ये मैं फखर यूसुफजई या कोई और नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर उन लोगों ने इकट्ठा किया। और हम्म। उस स्टोरी को करने वाले, फ्रांस की बड़ी न्यूज एजेंसी है, पूरी दुनिया में काम करती है, उन्होंने वहां लोगों से पूछा कि यार आपको क्या लगता है। उन्होंने कहा कि हम जब तोरखम से रवाना होते थे और उज्बेक या काजिक बॉर्डर तक हम्म। पहुंचते थे, तो $300 हम जो है रिश्वत के तौर पे लोगों को दिया करते थे। कहते अब सही। हमारा 1 रुपया नहीं लगता। ये हम्म। वही अफगानी है जो वहां पे रहता है, वो कह रहा है, ट्रू। मतलब मेरा हाँ। कोई, और मैं ये कह रहा हूं कि वो तालिबान जिनको इस तरीके हम्म। से, ना तो कैम्ब्रिज में पढ़े हुए, कहीं पढ़े हुए, पढ़े लिखे हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन ना हम्म। तो कैम्ब्रिज गए हुए हैं, ना वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, ना वो हम्म। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, और ना इनकी तरह लंदन और अमेरिका में उनको रहे। भी वो समझ है, बिल्कुल। उनको वो समझ है कि उन्होंने हाँ। कलेक्शन कर लिया। और यकीन करें आरजू कि उन लोगों ने, हालांकि मैंने खुद कवर अफगानिस्तान किया है और बहुत क्लोजली कवर हम्म। किया, वहां पर यह था कि जी इतने बच्चे जो है वो भूख से मरेंगे।
आज तक आपने कोई खबर सुनी इस किस्म की कि ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। वो जो पगड़ी बांधे हुए बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ हैं, जो हुँ, अंग्रेजी मेरे ख्याल उनको नहीं आती, या पर्शियन बोलते हैं या पश्तो बोलते हैं या मैक्सिमम दरी बोलते हैं, उन लोगों को ये समझ आ गई कि हमने इस अफ़गानिस्तान को कैसे चलाना है। लेकिन हमारे इसको, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, इनको नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को हमने कैसे चलाना। मसला ये है कि ये नहीं करना चाहते, मेरा ख्याल ये है। वरना अगर करना चाहते तो अगर तालिबान साल सवा साल में इतनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं लेके आ सकते? इनके पास एक प्रॉपर बिल्कुल। फौज है, इनके पास हुँ, आईएमएफ है, इनके पास अमेरिका भी इनको हेल्प करता है, सऊदी अरेबिया भी करता है। उनको आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया उन तालिबान को। उसके बावजूद हुँ, उनकी इकोनॉमी बेहतर से बेहतर हो रही है। और यकीन करें आरज़ू, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, आप खुद मतलब जर्नलिस्ट है, पढ़ती भी होंगी। वो लोग हैरान है कि यार इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे रह रही है? हुँ। पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग उनकी करेंसी है इस वक़्त भी। पाकिस्तान से नहीं, इस रीजन में इंडिया के बाद बेहतर इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है उनकी। मैं ये बिल्कुल। हैरान हूँ। और ज़ाहिर है कि वो जिस तरह से लेके चल रहे होंगे, हमारे यहाँ तो कहानी यस, कुछ और चल रही है। और होना तो ये चाहिए जो आपने कहा कि जी किसी गधे को नहीं घोड़े को लेकर आए या इस किस्म का। तो मेरे बिल्कुल, ख्याल है गधे घोड़े के बजाय अगर किसी इंसान के बच्चे को लाके बिठाएं तो आसान रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज पाकिस्तान में आएगा कि आपकी बिल्कुल, वोटिंग के जरिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर और या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिलेक्ट बिल्कुल, हो रही हैं। यहाँ पे अभी भी वही होगा, बल्कि होना तो यही चाहिए कि लोगों की मर्जी से आए। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 साल से नहीं हुआ, तो इस एक साल में इतना बड़ा चेंज आते हुए नहीं हो सकता। कुछ साल के बाद आ जाए, जी लेकिन बिल्कुल। अभी पॉसिबल नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया फकर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।